ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और अभी मेरे लिए खुशी का पल ये है कि हमारे स्टूडेंट हमारे बहुत करीब से, जिनको मैं बहुत जानता हूँ, जो मेरे बहुत करीबी भी हैं, और जो भी स्टूडेंट होता है वो सब करीब हो ही जाते हैं। सुनील कुमार यादव, इनका नीट में 666 नंबर 666 मार्क्स आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ये जानें, जिन तक ये वीडियो पहुँचे वो शेयर भी करें, इसको आगे भी बढ़ाएं, और वो इस बात से सीख भी लें कि सुनील ने कितनी मेहनत किया और कैसे मेहनत करके फिर सिलेक्शन पाए हैं, नीट में इतना अच्छा मार्क्स लेकर के आ रहे हैं और इनको एक अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। सबसे पहले तो सुनील, आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। सर ये सब आप बस आपकी कृपा है और आपकी इस कोचिंग की लगन है। थैंक यू वेरी मच। और साथ में सुनील के भैया भी हैं जो सुनील की देख रेख करते रहे हैं, जो सुनील को समय समय पर गाइड करते रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। कभी अगर सुनील डिमोटिवेट हुए, कभी इनको हताशा हुई, निराशा हुई, ये मुझसे शेयर भी करते रहे हैं कि अगर कोचिंग में हमने बताया है तो घर पर इनके भाई साहब ने भी बताया है। आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे अच्छी बात है ज्यूटर कोचिंग का जो है, जो बच्चा मेहनती है, पढ़ने वाला है, उस पर सर का स्पेशली फोकस ध्यान रहता है कि हर एक बच्चे को क्या कैपेबिलिटी है, कौन बच्चा कितना मेहनती है, कहाँ तक जा सकता है। सबसे अच्छा जो है सर इसके बारे में बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं कि जो है बच्चा कहाँ तक जा सकता है, किसके पीछे क्या मेहनत करनी है। इंडिविजुअली बच्चों का एज पर कैपेबिलिटी उनको ट्रैक करना, कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही है, कहाँ से वो सही हो सकता है, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, किस पे उस पर फोकस करना है, पर्सनली भी गाइड करते हैं सर। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप इसको महसूस कर रहे हैं, इसको जान रहे हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और सुनील से मैं अब बात करना चाहूँगा। सुनील, ये बताओ, पेपर जब देने गए, सेंटर पर पहुँचे, तो पेपर देख करके कैसा लगा? सर पेपर देखने के बाद तो ऐसे मतलब घर से जब निकला था तभी मुझे फीलिंग आ रही थी कि 700 के आसपास तो मैं कर जाऊंगा। बट जब मैं सेंटर पे गया, बैठा, वहाँ पर मुझे पेपर मिला, मैं ओमार भरना स्टार्ट किया। थोड़ी सी ओमार में मिस्टेक हुई। उसके बाद जब पेपर में करना स्टार्ट किया तो 10-15 मिनट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बट उसके बाद फिर मैं अपने आप को काम डाउन किया, 5 मिनट थोड़ा रेस्ट ले करके लगा जो होगा तो होगा, पहले पूरा पेपर करेंगे, उसके बाद जो होगा फिर देखा जाएगा। तो सुनील, बहुत सारे बच्चों की ये जानना चाहते हैं कि जब हम नीट का पेपर देने जाते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आपने पेपर में करना शुरू किया था? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात ये कि पेपर को एक ही बार में, यानी पहला जो भी आपने सब्जेक्ट करना शुरू किया होगा उसको पूरा कर डाले, या पेपर को 2 अटेम्प्ट में किया आपने? सर पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, आपको जो जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा हो आप उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। मेरा क्या था कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता था। वो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, उससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था। बस फर्स्ट क्वेश्चन से मैं अटेम्प्ट करता था और मेरा टारगेट ये मैंने बना लिया था कि मुझे फर्स्ट एक बार में क्वेश्चन को 170-72 क्वेश्चन एक बार में फर्स्ट टाइम पूरे अटेम्प्ट करने का। फिर मैं उसको अटेम्प्ट कर करके फिर उसके बाद मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को दोबारा जब पढ़ करके, और मैं एक चीज़ और हाईलाइट करता था, जो कीवर्ड होते थे क्वेश्चन का, जैसे कहीं पे इनकरेक्ट लिखा हो, कहीं नॉट लिखा हो, इन सबको मैं सर्कल कर लेता था ताकि मैं जब दोबारा ओमार जब भरने लगूँ क्वेश्चन को रीचेक करके तो मुझे थोड़ा टाइम कम लगे। 1-2 सेकंड में वो की पॉइंट देखूँ और उसके बाद मैं वो आंसर देखूँ क्या टिक किया, फिर गोला कर दूँ। मैं इस तरीके से किया। फिर उसके बाद इतना करने के बाद फिर जब टाइम बच जाते थे तो फिर मैं वो 10 क्वेश्चन जो मैं किया रहता था, मैं उन क्वेश्चन को भी किया रहता था, पर पूरे तरीके से नहीं, 50%, 25% करके छोड़ देता था जो टफ लगते थे। फिर उसके बाद दोबारा जब हो जाता था, उमार हो जाती थी, फिर उसको करके फिर उमार करता था। यानी सुनील ये कह रहे हैं, बहुत 2 इम्पॉर्टेंट बातें उन्होंने बताई है। पहली बात तो ये कि ज़्यादातर लोग जो सेलेक्ट होने वाले होते हैं वो नॉट देखना भूल जाते हैं, करेक्ट देखना भूल जाते हैं, इनकरेक्ट देखना भूल, क्वेश्चन को पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते समय ये नहीं जान पाते क्वेश्चन में इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट लिखा है, नॉट लिखा है या क्या लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का ध्यान देना। और जो सेलेक्टेड होते हैं, एक चीज़ ध्यान कर लिए, जो सेलेक्ट होने वाले लोग होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, उनके अंदर एक ही खूबी होती है, वो कोई अलग काम नहीं करते, उसको अलग ढंग से करते हैं, उन्हीं चीज़ों को दूसरे ढंग से सोचते हैं वो।
और सोचिए ये पेपर करते समय भी इनको इस बात का ध्यान था कि जहाँ नॉट लिखा है, जहाँ इनकरेक्ट लिखा है, जहाँ करेक्ट लिखा है उसको हमें करना है। दूसरी बात, इनको ये भी ध्यान था कि हम जो टफ क्वेश्चन है पेपर हम करते जा रहे हैं, जो टफ क्वेश्चन उसको देख लेते हैं और सर्कल फिलअप करते समय हम उसको रीचेक करके तभी भरेंगे। तो इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिए, जो लोग तैयारी करने जाते हैं या जो लोग तैयारी करते हैं, जो पेपर देते हैं, पेपर देते समय ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए। सुनील, पेपर की बात उठी है तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं और कई बार होता है वो नंबर सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, तो लेकिन उनके कई बार उनके घर वाले उनको लगता है कि जल्दबाजी में तैयारी छोड़ देते हैं कि मतलब अब नहीं करना है तैयारी, या कई बार उन बच्चे ही होपलेस हो जाते हैं हम नहीं कर पाएंगे। आपका इस पर क्या स्टैंड है? आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप 590, 550 या 500 प्लस पहुंच रहे हैं तो आपको मेडिकल के फील्ड में ही आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए या छोड़ करके कुछ दूसरा कोर्स करना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने एक बार एम बना लिया कि मुझे एमबीबीएस करना है, तो फिर आप उसमें लग जाइए पूरे तन मन धन से। किसी भी तरीके से आपने अगर आप 500 प्लस कर रहे हैं तो आपने 80% तो स्कोर लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आपको थोड़ा सा और एफर्ट करना है। आप थोड़ा सा और एफर्ट लगा लीजिए। आपने पेरेंट्स को, जो अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो सर के पास लाइए, सर बहुत अच्छे से समझाएंगे क्या है कैसे है, और करना भी चाहिए। अगर आप 500 तक पहुंच चुके हैं, 590 तक पहुंच चुके हैं, तो आप थोड़ा सा और एफर्ट कीजिए, आप 650 700 तक पहुंच जाएंगे। देखिए, जब कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसके वो दर्द को बता सकता है। सुनील, आपके साथ भी ऐसा हुआ था? बिल्कुल, मेरे साथ तो 2 बार ऐसा हुआ कि मेरा एक बार 543 आया था और एक बार 566 आया। मैं थोड़ा सा वो हुआ था, बट मेरा जब 543 आया था, मैं मिलाने के बाद मैं दूसरे या तीसरे दिन क्लास चालू हुई थी, मैं सर से बात किया और मैं तुरंत क्लास करने चला आया। और जब मेरा ये 566 वाला जब आया था तो मैं रिजल्ट तक का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैं एस्टिमेट कुछ और किया था, तो वो नंबर मेरे या बबल्स में कैसे क्या हुए, उसके कारण मैं जब रिजल्ट आ गया उसके अगले या दूसरे तीसरे दिन आकर के फिर कोचिंग ज्वाइन कर ली। देखिए, ये कह रहे हैं कि इनका भी नंबर अच्छा आया था 567। जब ये बता रहे हैं 567 आया था, तब उस समय 602 या 603 के आसपास ही एमबीबीएस मिला था या 607 पे ऐसा कुछ मिला था। तो कहने का मतलब ये भी बहुत करीब थे, लेकिन इन्होंने इसको छोड़ा नहीं। तो ये जो मैसेज दे रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं तो आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको उसके लिए लगना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, कहाँ कमी हो रही है उस पर विचार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सुनील, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ते रह जाते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि टेस्ट का क्या रोल है? टेस्ट छोड़ देना चाहिए ये सोच करके कि हो सकता है टेस्ट दें तो हमारे नंबर कम आ जाएंगे तो हम होपलेस हो जाएंगे, या ये सोच करके कि हम टेस्ट देंगे तो नंबर कम आएंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे, सर डांटेंगे, क्या कहेंगे, ये सोच सोच करके टेस्ट छोड़ना चाहिए, या शुरू से ही टेस्ट को फोकस जरूर करना चाहिए, टेस्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए? इस पर आपका क्या कहना है? टेस्ट तो सारे देने चाहिए, कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर टेस्ट छोड़ रहे हैं तो समझिए मतलब कि आप अपनी गलतियां छुपा रहे हैं। क्योंकि आप जब टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा मेरी ये गलतियां थी, उसकी एनालिसिस करेंगे, वो फिर आप उस गलतियों को सुधारेंगे। अगर नहीं देंगे टेस्ट तो फिर आप वही चलेगा कि मैंने 4 टेस्ट दिए, 4 टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आए थे, 5वां टेस्ट मेरा गंदा हुआ तो मैं टेस्ट छोड़ दे रहा हूँ, मेरे 4 टेस्ट के उस बेस पर करेंगे। ऐसा नहीं होता, आप पूरा टेस्ट दीजिए, एक टेस्ट ना छोड़िए। और दूसरी चीज़, टेस्ट देने के बाद आप उस टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। आपके पास वो टेस्ट पेपर तब तक रहे, अगले टेस्ट तक, जब अगला टेस्ट जिस दिन हो उसके 4-5 दिन पहले तक आपके पास वो टेबल पर जहाँ पढ़ रहे हो आप उस पेपर को रखिए। आप उस पेपर को, जो क्वेश्चन आप गलत किए उस चीज़ को बार बार आपको, ताकि क्लास में अगर सर पूछे कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, तो आप वो क्वेश्चन याद हो कि मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था, मैं ये इस कारण गलत हुआ था। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप टेस्ट छोड़ रहे हैं तो समझिए आप अपने साथ ही बेईमानी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, इन्होंने एक शब्द में बात कह दिया, अगर आप टेस्ट छोड़ रहे हैं तो आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। टेस्ट आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, टेस्ट आपको देते ही रहना है। सुनील, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे तैयारी करने आते हैं तो हम ये देखते हैं, 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, फिर 1 दिन गैप कर दिया, फिर आए, फिर गैप कर दिया, कुछ टेस्ट दिया, कुछ टेस्ट छोड़ दिया। तो रेगुलरिटी आपके दिमाग में क्या लगता है, मेडिकल के लिए रेगुलरिटी कितना मायने रखती है? नीट के एग्ज़ाम के बेस पर मैं बोलूँ तो, या
वैसे भी कोई भी एग्ज़ाम्स हो, आप अगर रेगुलरिटी नहीं कर रख रहे हैं तो आप बीच में जैसे कि एक दिन आए, 2 दिन गैप कर दिए, फिर आए 2-4 दिन आए, फिर गैप कर दिए, तो इससे आपका क्या होता है, आप जो पढ़ने का फ्लो होता है वो टूट जाता है। अगर आपका एक बार फ्लो टूट गया तो समझिए फिर से आपको उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आप पहले आप मैं नंबर दे रहा हूँ, जैसे कि आप स्टार्ट किए 1 2 3 4 8 तक पहुँचे, फिर आप 2 दिन छोड़ दिए, आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि आपको लगना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप ये सब रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए आप लोगों के मन में ये होता है ना कि हम कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे उससे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, रेगुलर रहना ही पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन करना ही पड़ेगा। आपके जो क्वेश्चन होते हैं, जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उन सारी बातों को मैंने पूछा। मैं एक बात और सुनील से पूछना चाहता हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मेडिकल के बच्चे फिजिक्स को टफ मानते हैं, तो क्या इनको कोई बुक लगानी चाहिए, या जो किसी भी कोचिंग की तरफ से या जो हमारी कोचिंग की तरफ से बुकलेट मिलती हैं, सीट मिलती हैं, उसको लगाना चाहिए, वही सफिशिएंट है, या कोई बुक भी फॉलो करनी चाहिए? आपने क्या किया था, कोई बुक भी फॉलो किया था? मैं इस साल को छोड़ करके मैं और अपने प्रीवियस ईयर की मैं बात बताऊं, मैंने बहुत सारी बुक्स को ट्राई किया था फिजिक्स के लिए करके, और मैं बहुत टफ क्वेश्चन करता था, जेई मेंस के क्वेश्चन उठा करके करने लगता था। सर लोग डांटते थे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, जेई मेंस के क्वेश्चन क्यों लगा रहे हो, बट मुझे होता था कि नहीं, ये क्वेश्चन लगा लूँ, कहीं से और क्वेश्चन मिल जाएँ ये सब, क्योंकि नीट में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। नीट का आप पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही, फिजिक्स तो बहुत ही आसान आ रही है अब। आप अगर फिजिक्स में आप जिस भी कोचिंग पढ़ रहे हो, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, आप उनके जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल रहे हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप उन्हीं क्वेश्चन को बार बार लगाइए। आपने 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, आप 10 बार लगाइए। आप अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको फार्मूले याद होंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये सब चीज़ें यानी इनका कहने का मतलब है क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना चाहिए, जो सीट मिल रहा है उसको लगाइए, फालतू की चीज़ों से बचिए, जो पैटर्न पर हो उसको करिए। यानी आपको वही लगाना है, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं लगाना है, जो नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन हो उसी को आपको लगाना है। और एक लास्ट क्वेश्चन सुनील, ये है कि बहुत सारे बच्चे जब तैयारी करने के लिए आते हैं तो अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से पढ़ने के लिए बताया जाता है। आज के दौर में क्या एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ना चाहिए, या एनसीईआरटी को ही पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए, इससे सिलेक्शन आसान हो जाएगा, या केवल एनसीईआरटी पढ़ने से सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है? इस पर आपका क्या कहना है? जो ट्रेंड चला है, आप केवल एनसीईआरटी ही पढ़िए। एनसीईआरटी अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं तो फिर समझिए आप अपने लिए थोड़ा सा टफ बना रहे हैं, क्योंकि आप बायोलॉजी देखिए, सारे क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस, सब चीज़ें एग्जैक्ट एनसीईआरटी है। केमिस्ट्री में देखिए, आप केमिस्ट्री, आप जब केमिस्ट्री का आप, बहुत से लोग केवल इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, नहीं, मेरा कहना है कि आप इनऑर्गेनिक नहीं, आप उसकी फिजिकल भी पढ़िए, आप उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली आप उनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो दिए हैं, उसके यूज दिए हैं, रिएक्शंस, जो नेम रिएक्शंस हैं, आप उनको 10-20 बार पढ़िए, क्योंकि अब जो ये ट्रेंड बन चुका है वो एनसीईआरटी की लाइन उठा रहे हैं, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी उठा करके क्वेश्चन उठा करके डाल दे रहे हैं। फिजिक्स में भी ऐसा हो रहा है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल को डाटा बदल दे रहे हैं, और जो उसके कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी ही है। इसलिए आप एनसीईआरटी को ज़्यादा, मतलब एनसीईआरटी को सब कुछ अपना समझिए, और एनसीईआरटी के बाहर कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और जो वैसी भी चीज़ें हैं सर लोग खुद ही प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़िए, जो इस कोचिंग से मिल रहे हैं, मैटर्स मिल रहे हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उनकी क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस कीजिए, और बस यही सब करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ये सेलेक्ट हो रहे हैं और उसके साथ भी काफ़ी मैच्योर भी हैं, तो इस बात को आप बहुत ध्यान दीजिए, ना हमारे कहने पर, ना किसी के कहने पर कहीं नहीं जाना है। जो एक बच्चा जो सेलेक्ट हो रहा है उसकी बात को आपको मानना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं करना है अगर आप जल्दी सेलेक्ट होना चाहते हैं। आपकी लगभग सारे क्वेश्चंस हमने लिए, जो सारे बच्चे पूछते हैं कि सर उन्होंने कैसे किया, क्या किया। इन सब के बीच में एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने सुनील से देखा और जो मैंने सुनील में पाया, आपको बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहना होगा। अगर आप अनुशासन में नहीं हैं तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। चाहे वो अपने घर का अनुशासन हो, आपके घर में जो आपके बड़े कहते हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करिए,
जो आपके कोचिंग में आपके टीचर्स बोलते हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। अगर इन दोनों को नहीं फॉलो करेंगे तो मेरा मानना है सब कुछ होते हुए भी आप बहुत दूर हो जाएंगे। और सुनील के भैया भी बैठे हुए हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि इंटरव्यू हो रहा तब मैं इस बात को कह रहा हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है भैया कि मैंने कहा सुनील एक बहुत अच्छा लड़का, बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहने वाला लड़का है। कॉल पे भी कई बार हाँ, अगर इन्होंने कभी भी, मैंने बोला सुनील तुम्हें आगे बैठना है तो ये आगे बैठते थे, मैंने बोला सुनील तुम्हें पेपर यहाँ बैठ के देना है तो यहाँ बैठ के देते थे। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं फॉलो करेंगे तो सब कुछ होते हुए भी सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे। आपको अनुशासन में रहना ही होगा। तो ये बातें हमारी इनकी रही और ये दौर बहुत अच्छा रहा हम लोगों का। अब ये मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारा आशीर्वाद है, ढेर सारा प्यार है। और मैं ये कह रहा हूँ सुनील, कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, हम तो तुम्हारे टीचर ही हैं, साथ साथ तुम्हारे बड़े भाई की हैसियत से भी, गार्जियन की हैसियत से भी हर जगह हर समय सपोर्ट में रहेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अभी तो मिठाई सुनील ले आए, हम तो सुनील को कुछ खिला ही नहीं रहे हैं, तो सुनील लाए हैं तो हम सुनील को अपने हाथ से ही मिठाई खिला देते हैं और हम भी मिठाई खाएंगे। तो और इनके भैया को भी मिठाई खिलाएंगे क्योंकि गार्जियन से बहुत अच्छी इन्होंने निभाया है। सुनील आपको सर के लिए मिठाई पहले बनती है। अब हम लोगों ने मिठाई खा लिया है, अब आप लोगों की बारी है। आप लोग आइए, पढ़िए, मेहनत करिए और मिठाई खिलाएंगे।